हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो नोन एज एयर प्रेशर भी बोला जाता है और इसे बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है। क्या होता है, ये हमारी धरती, धरती के ऊपर एयर का पूरा, हर जगह एटमॉस्फेयर में एयर होगा। ये एयर एक दबाव बनाता है हर पॉइंट पे, अर्थ के हर पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ ऑल द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी गैसेस है उनका एक वेट होगा ना, उनका ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो वेट के कारण पर यूनिट एरिया, हर एक छोटे से यूनिट एरिया में जो आपको फोर्स फील होता है उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स तो कहना गलत होगा, जो प्रेशर फील होता है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए ये होता है अबाउट 1013.2 मिलीबार, ठीक है, 1013.2 मिलीबार, ठीक है, या 1.013.1.1.0132 बार, ठीक है, कुछ भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ गए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर की वजह से इतना प्रेशर पर यूनिट एरिया आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसको अब मेजर कैसे करेंगे, नहीं मेजर करने से पहले इसको, इसका वेरिएशन कैसे होगा, तो हमने देखा कि हमारा धरती है, ये धरती के ऊपर जब हम लोग हाइट में इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। कितना डिक्रीज करता है, करीबन 1 मिलीबार पर 10 मीटर, हर 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार आपका प्रेशर में ड्रॉप देखने को मिलता है। हालांकि ये वही अप्रोक्सीमेट है, ये हमारा वर्टिकल वेरिएशन है, अप्रोक्सीमेट वर्टिकल वेरिएशन है प्रेशर का। तो ये एक तो बात समझ में आ गई कि भाई जब जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता है आपका प्रेशर जो है डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेजर कैसे करेंगे इसको, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर दो प्रकार का हो सकता है। अगर इस बैरोमीटर में मरकुरी भरा हो, ये देखो बैरोमीटर का यहाँ पे हमने पिक्चर लगाया है, इसमें अगर ये मरकुरी भरा हो, ये देखिए मरकुरी भरा हुआ है, यहां से एटमॉस्फेरिक आपको पुश कर रहा है, एटमॉस्फेयर का दबाव हो रहा है, इस दबाव की वजह से एक पर्टिकुलर हाइट के तक लिक्विड जो है इस पर्टिकुलर ट्यूब में आपको देखने को मिलेगी, एक हाइट देखने को मिलेगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है ना इसको, इसके प्रेस करने की वजह से लिक्विड ऐसे ऊपर चला जाता है। कितना ऊपर चला जाता है उसको मेजर करके हम बता देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये हो सकता, इसे कहते हैं हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर, क्योंकि इस बैरोमीटर में मर्क्यूरी लिक्विड भरी होती है। एक और बैरोमीटर होता है एनेरॉइड बैरोमीटर, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं भरा होता है। कोई भी लिक्विड अगर ना भरा हो तो बोलेंगे हम लोग एनेरॉइड बैरोमीटर, लिक्विड भरा हो मर्क्यूरी तो बोलेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो हमको समझ में आया एटमॉस्फेयर प्रेशर होता क्या है, कितना होता है, कैसे वेरी करता है और कैसे मेजर किया जाता है। देखिए लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, आपका वर्टिकल वेरिएशन, हाइट बढ़ाने पर आपका वेरिएशन कैसा होता है। तो हमने देखा कि भैया प्रेशर ड्रॉप करेगा। अभी हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हर पॉइंट का हम लोग सी लेवल पे आपका प्रेशर देखेंगे, ठीक है, हर जगह, हर लैटिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड पे हम लोग जब सी लेवल पे प्रेशर देखेंगे तब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर कैसे होगा ये देखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग हाइट का वेरिएशन यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हमें बनाना पड़ेगा आइसोबार। क्या होता है आइसोबार, आपका पूरा मैप है, जैसे आपके यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया हमने, इंडिया के मैप में वो सारी जगह, वो सारे पॉइंट्स बना देंगे जिन पॉइंट्स का, जैसे P1 P2 P3 ऐसे करके पॉइंट्स बना देंगे, और ये सारे पॉइंट्स का आपका जो प्रेशर है, आपका प्रेशर है क्या एट सी लेवल, क्योंकि हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखना है, हमें हॉरिजॉन्टल देखना है। तो सबका हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो कर दिया, यानी कि हाइट का इफेक्ट जीरो कर दिया। क्यों, सारा प्रेशर हम देख रहे हैं सी लेवल पे। तो सी लेवल पे सारे प्रेशर जब देखेंगे तो वो पॉइंट्स जिनके आपके प्रेशर इक्वल आते हैं उनको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व से जोड़ देते हैं, और इस कर्व को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। अब यहाँ पे एग्जांपल आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक यूएसए का मैप बना है, यूएसए के मैप में आपके अलग अलग आइसोबार्स आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला आइसोबार क्या है 1016, तो ये पूरे लाइन में हर जगह आपका 1016 मिलीबार में सब हो रहा है। उसके बाद देखो 1012, ये आपका आइसोबार हो जाएगा पूरा। उसके बाद 1018, 1014, 1000, ठीक है। धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग क्या प्रेशर कम हो रहा है, और सेंटर में सबसे लो प्रेशर होगा। उसी तरीके से सेंटर में हाई प्रेशर, मतलब सेंटर वाला जो आइसोबार है उसका देखिए कितना है 1020, ये वाला आइसोबार। और इसके जैसे से बाहर जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका हाई प्रेशर और रीजन हो गया। तो इस तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन आपका फॉर्म होता है ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये हमको पहली बात समझनी है कि ऐसे हाई प्रेशर लो प्रेशर जब मैं लिखूंगा आगे चल के, जैसे मैंने ऐसे हाई प्रेशर बनाया, ऐसा गोला लगा दिया, इसका मतलब ये है इस तरीके का हाई प्रेशर रीजन बन रहा है, यानी कि इस पॉइंट से बाहर निकलेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा।
और उसी तरीके से लो प्रेशर, इस पॉइंट से बाहर निकलेंगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये उठता है कि ये सब जो लो प्रेशर हाई प्रेशर बन क्यों रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर। टेम्परेचर जहां बहुत हाई हो जाएगा तो वहां लो प्रेशर बन जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा तो वहां हाई प्रेशर बन जाएगा। इसके अलावा डायनामिक, डायनामिक रीजन मतलब विंड्स का मूव करने की वजह से, विंड्स के मूव करने की वजह से अगर कोई हाई प्रेशर या लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। और इन हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन के कारण बनते हैं प्रेशर बेल्ट्स। इन सब चीजों के बारे में, ये सारा चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी किया ना हमने, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से, यहां हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां भी हो सकता है हाई प्रेशर हो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जमीन में तेजी से आपका आता है। ठीक है, मोस्टली लो प्रेशर क्यों होता है, मोस्टली लो प्रेशर होता है आपका थर्मल रीजन की वजह से। थर्मल हमने कहा था दो रीजन की वजह से होता है, या तो आपका थर्मल रीजन होगा या तो आपका डायनामिक रीजन होगा। तो आपका डायनामिक रीजन को हम लोग समझेंगे बाद में, पहले थर्मल रीजन समझते हैं। थर्मल रीजन मतलब अगर टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ का जो एयर मास है वहां से हीट लेके हल्का होगा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये भी हमको समझ में आया। एडियाबेटिक लैप्स रेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं। ठीक है, फिर ऊपर जाके इस तरीके से बादल बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सीन आपका ऊपर होगा, ऊपर ट्रोपोस्फियर आ जाएगा। ट्रोपोस्फियर में ये, अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर तो ये हवा जा नहीं सकती, तो ट्रोपोस्फियर में आपका साइडवेज मूव करेगा। ठीक है, साइडवेज आपका मूव कर रहा है, और यहां पे दिख रहा है आपको हाई प्रेशर जोन, तो जैसे लो प्रेशर जोन से यहां पे स्प्रेड करता है ट्रोपोस्फियर में, और ट्रोपोस्फियर में ये देखता है हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जहां पे हाई प्रेशर होता है उस हाई प्रेशर की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगा। हाई प्रेशर मोस्टली टेम्परेचर जब काफी लो होता है, टेम्परेचर जब काफी लो होता है तो हाई प्रेशर होता है। टेम्परेचर लो होने के कारण यहां की हवा जो है, यहां ये हीट आपका रिलीज कर देगी, और हीट रिलीज करने की वजह से वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, डेंसिटी आपका बढ़ जाएगा, और ये नीचे की तरफ मूव ऑन करेगा। ये सब हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आप दोबारा से वो वाला वीडियो देखिए, पिछला वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली एडियाबेटिक लैप्स रेट का। तो ये हमको समझ में आया। देखिए आपका लो प्रेशर से ऊपर की तरफ गया, हाई प्रेशर की तरफ आया, और हाई प्रेशर से वापस इस तरीके से ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। यहां पे देखा हमने, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। सेम चीज यहां पे हुई, ऊपर गया, ऊपर ट्रोपोस्फियर में अटक गया, और ट्रोपोस्फियर में ये राइट और लेफ्ट मूव कर गए, तो लेफ्ट वाला यहां गया, यहां फिर देखा ये तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है तो नीचे की तरफ आ गया। जहां भी हाई प्रेशर होता है वहां पे हवा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये हमने देखा थर्मल इफेक्ट। ये सब क्यों हो रहा था, टेम्परेचर की वजह से ना। टेम्परेचर हाई था तो लो प्रेशर, टेम्परेचर लो था तो हाई प्रेशर हो गया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे आगे जाके। ठीक है, फिलहाल थर्मल कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है। इस प्रकार के सेल्स बनते हैं आपके, इस प्रकार के सेल बनता है, एक साइकिल बनता है पूरा एयर का, हवा में, विंड का, ये पूरा साइकिल हम लोग को समझ में आ गया। साइकिल भी कह सकते हैं, या एक और टर्म बोल सकते हैं हम लोग सेल, इसे सेल कहते हैं। विंड का एक सेल है, ठीक है, जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। अब इसको आगे हम लोग समझेंगे और अच्छे बेटर समझ में आएगा। अब ये हमारा पूरा धरती दिख रहा है हमें। अब ये धरती में हमने कुछ जोन्स डिवाइड करे। देखिए ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और ये 90 डिग्री नीचे आपका साउथ पोल। अब दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होगा। टेम्परेचर लो होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और इसी तरीके से साउथ पोल में भी होगा कि आपका हाई प्रेशर। और ये क्यों हो रहा है, ये आपका थर्मल रीजंस की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ थर्मल रीजंस, थर्मल रीजंस की वजह से हो रहा है। यहां भी थर्मल रीजंस की वजह से हो रहा है, तो ये थर्मल रीजन की वजह से ये हाई प्रेशर डेवलप हुआ। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वेटर का रीजन है। इक्वेटर का रीजन हमने देखा 5 डिग्री से 5 डिग्री वाला जो रीजन है, 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ का जो रीजन है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है। और यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है कि लो होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। इक्वेटर है, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो आप बताइए कैसा प्रेशर होगा, यहां पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये आपके लो प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने, और हाई प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने बताया। ठीक है, इनका नाम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां देखा हमने, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, और ये आपका है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया ये नॉर्थ पोल में, और सिमिलरली साउथ पोल में भी है। ठीक है, तो साउथ पोल अभी छुप गया आपका, आई अंडरस्टैंड, बट साउथ पोल में भी वैसा ही होगा सिचुएशन, हम समझ सकते हैं। अब इन प्रेशर बेल्ट्स के अलावा दो प्रेशर बेल्ट्स की और बात करेंगे यहाँ पे, 60 to 65 नॉर्थ में और 60 to 65 आपका साउथ में।
और यहाँ पे 30 to 35 साउथ और ये 30 to 35 नॉर्थ में भी हमने एक बैंड बनाया है, ठीक है। ये बैंड पूरा इस तरह पूरा स्प्रेड करेगा इस पूरे रीजन में, ठीक है। तो 30 to 35 डिग्री आपका नॉर्थ और साउथ में जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल बोलेंगे। ट्रॉपिकल के पास है ना तो सब ट्रॉपिकल बोल देंगे। उसी तरीके से ऊपर वाले बेल्ट को हम लोग सब पोलर बोल देंगे, सब पोलर बोल देंगे, सब पोलर बेल्ट, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का देखा, सिमिलरली आपका साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये सब पोलर रीजन, यहां पे प्रेशर कैसा होगा, देखिए लो प्रेशर यहां, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन यहां पे क्या होगा, ये होगा हाई प्रेशर। अब ये जो लो प्रेशर है और ये जो हाई प्रेशर है, बोथ आपका नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, दीज आर ऑल डायनामिकली क्रिएटेड। डायनामिकली क्रिएटेड, ये टेम्परेचर की वजह से नहीं है, ये मूवमेंट ऑफ विंड की वजह से है। आप बोलेंगे ये समझाइए सर, किस तरीके से विंड के मूवमेंट की वजह से ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है, यही समझेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग ये देखिए, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फिगर दिख रहा है उसको इग्नोर करिए, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां से समझते हैं। हमें ये तो पता है कि 0 डिग्री जहां पे होगा लो प्रेशर होगा, 90 डिग्री पोल्स जहां पे होंगे वहां पे हाई प्रेशर होगा। और हम ये भी जानते हैं ये धरती के ऊपर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या आपका हवा मूव करता है, कि आपका ये पूरा बैंड है ना, तो ये हर जगह पोल से कोशिश करेगा क्या लो प्रेशर में आने की। ये तो हमको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आते हैं हमेशा। और उसी तरीके से 0 डिग्री आपका लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह इस तरीके से विंड्स आने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल ऑब्वियस वाली बात है ये, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से नीचे से भी आपके ऊपर विंड्स आएंगे इस तरीके से, तो ये भी हमको यहां पे समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटर पे आ गए। सेंटर पे आकर ये इक्वेटर पे ये ऊपर की तरफ उठेंगे। देखिए किनारे से तो ऐसे आए, किनारे से तो ऐसे आए और ऊपर की तरफ उठे। ऊपर की तरफ उठने के बाद ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद ये नीचे की तरफ ऐसे आएंगे। ये ट्रोपोस्फियर में आपका स्प्रेड करता है ना, और इक्वेटर में ट्रोपोस्फियर काफी मतलब हाइट में होता है, और इस तरीके से नीचे आके फिर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात हम लोग को समझ में आ गई है? ये पूरा सेल बनेगा ना, हमें पता है कि ये आपका हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में इस तरीके से आपका विंड का मूवमेंट होता है क्या? ये जो साइकिल हमने बनाया था इस वाली स्लाइड में, ये हाँ यही तो बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आपका लो प्रेशर की तरफ आ रहे हैं आपके विंड्स, फिर ऊपर जा रहे हैं और इस प्रकार का सेल बना रहा है। क्या इस हमको इस डायग्राम में भी नहीं दिखता कि ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर में आया और फिर विंड ऊपर की तरफ उठा, फिर ट्रोपोस्फियर में जाके स्प्रेड किया और फिर हाई प्रेशर में ये गया और इस प्रकार का एक सेल बनता है, ठीक है। इस प्रकार का एक सेल यहां पे बनेगा, ये हमको बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद हम यहां देखते हैं पोल से आपका यहां पे लो प्रेशर रीजन में गया। लो प्रेशर रीजन में ऐसे ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद ट्रोपोस्फियर से ऐसे स्प्रेड करेगा और फिर लो प्रेशर से ही ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद ट्रोपोस्फियर में स्प्रेड किया, स्प्रेड करने के बाद यहां नीचे उसे हाई प्रेशर दिखा तो पोल में दोबारा एक प्रकार का सेल बनाया इसने। उसी तरीके का सेल आपको यहां भी देखने को मिला, ठीक है। देखो इस साइड बना लेते हैं, इस साइड में ऐसा सेल दिखेगा, हाई प्रेशर से आएगा, लो प्रेशर से हवा ऊपर उठेगी, ट्रोपोस्फियर से फिर स्प्रेड करेगा और यहां दिखेगा हाई प्रेशर है तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का विंड का सेल देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये 2 सेल हमें देखने को मिले। तो ये हमारा हाई प्रेशर है और ये हमारा लो प्रेशर है। एक्चुअली में टेम्परेचर की वजह से नहीं है, लेकिन विंड का मूवमेंट ऐसे है जिसकी वजह से ये लो प्रेशर हो गया, यानी कि ये डायनामिकली क्रिएटेड है लो प्रेशर है, ये डायनामिकली क्रिएटेड लो प्रेशर है। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे तो लो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से होगा, लेकिन ये बगल से ये खींच रहा है ना हवा, तो ये जो हाई प्रेशर है ये भी आपका डायनामिकली क्रिएटेड हाई प्रेशर होगा। अच्छा, अब ये जब ये अगर लो प्रेशर है तो इसमें भाई हवा जब ऊपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसी साइड जाएगा, भाई इस साइड भी तो जाएगा, इस साइड भी तो जाएगा और इस साइड जाके देखेगा अरे ये तो हाई प्रेशर है तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। नीचे आने के बाद जमीन में देखते हैं हम लोग, जमीन में क्या होगा, जमीन में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका चलेगा यहां पे, ठीक है। तो ये वाला जो लो प्रेशर है कौन सा, आपका सब पोलर लो प्रेशर, और यहां पे यहां के क्या देखते हैं, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। ये दोनों जो रीजन है ये डायनेमिकली क्रिएटेड है, ये टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ विंड, भाई विंड तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है, यहां भी हाई प्रेशर से स्प्रेड करके लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली लो प्रेशर हो जाएगा ना विंड के मूवमेंट के कारण, टेम्परेचर की वजह से नहीं।
ठीक है, देखने वाले को तो ये पता चलेगा कि भैया लो प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव कर रहा है, तो विंड के मूवमेंट के कारण ये आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर बना। आई होप मैंने एक दो बार रिपीट कर ली बात, ताकि आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इस साइड फिर से देखते हैं, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर से ऊपर जाएगा हवा, ठीक है, ऊपर जाके स्प्रेड करेगा दोनों तरफ, एक तरफ तो स्प्रेड कर गया, और यहाँ हाई प्रेशर ने खींच लिया, यहाँ भी दूसरी तरफ भी स्प्रेड कर दिया, दूसरी तरफ स्प्रेड करने के बाद यहाँ देखा दोबारा हाई प्रेशर है तो दोबारा ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, और जमीन के ऊपर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो चलता ही है, तो एक और आपका सेल बना दिया, तो ये 3 सेल बन गए हमारे विंड के, ये 3 सेल हमारे बन गए। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए ये स्लाइड, इस स्लाइड में हमने ये जो सेल है पहला वाला सेल, देखिए ये आपका लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर से लो प्रेशर है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे फिर लो प्रेशर है, यहाँ पे फिर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो लो प्रेशर से देखिए ऊपर गया इस साइड में, उसके बाद इस साइड चला गया, इस साइड चला गया, उसके बाद हाई प्रेशर में नीचे आ गया, तो ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस सेल को जो बोलते हैं इसे कहते हैं हम लोग हेडली सेल। ठीक है, उसके बाद आपका पोलर, जो आपका सब पोलर लो है, जो सब पोलर लो से लेकर आपका ये वाला हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई, इनके बीच में जो सेल बनता है ये इसे कहते हैं हम लोग फेरल सेल। और जो किनारे में आपका जो पोलर लो से लेकर पोलर हाई से आपका सब पोलर लो के बीच में जो सेल बनता है पोलर सेल। हवा का डायरेक्शन को समझाने की दोबारा जरूरत है क्या, दोबारा समझते हैं। देखिए लो प्रेशर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद स्प्रेड किया, इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया, यहां आगे बढ़ा तो देखा हाई प्रेशर है। कौन सा हाई प्रेशर, क्या ये डायनामिकली क्रिएटेड है, डायनेमिकली क्रिएटेड हाई प्रेशर है, तो यहां पे हवा नीचे आ गया। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो उसी तरीके से पोलर की बात करें तो पोलर से आपका जमीन के ऊपर जो हवा है वो कैसे आ रहा है, तो जमीन में आपका जो हवा है इस तरीके से आएगा। अच्छा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, हेडली सेल हमें समझ गए, पोलर से ऐसे आ रहा है ना, पोलर से ऐसे आ रहा है। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, ऊपर उठा, यहां पे ऊपर उठने के बाद फिर कलर चेंज करना पड़ेगा ये देखिए ऊपर उठने के बाद देखिए साइड में हो गया ऐसे, ये इस साइड चला गया और ये पोलर हाई पे चला गया, तो इस पूरे सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर सेल। और उसके बाद यहां पे देखिए ये लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर से ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के फिर साइड में आएगा ऐसे आएगा, फिर यहाँ हाई प्रेशर मिला, फिर नीचे आ गया, इस सेल को बोलते हैं हम लोग फेरल सेल। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक और बार समझाएंगे, चिंता मत करिए, समझ के निकलेंगे। हेडली सेल हो गया, फेरल सेल हो गया, पोलर सेल हो गया। हमें यहाँ पे 3 सेल के बारे में बात की हमने। कौन से 3 सेल होते हैं, इनके नाम याद करने हैं आपको, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। वही आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पे हेडली सेल, फेरल सेल और यहाँ पे पोलर सेल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक जिज्ञासा करेंगे, सर ये तो बताइए कि यहाँ पे जो आपका विंड है वो ऐसे आना चाहिए स्ट्रेट, पर ऐसे मुड़ के क्यों आ रहा है, डायग्राम में ऐसे मुड़ा हुआ क्यों दिखा रहा है। तो ये जिज्ञासा आपके मन में भी आई होगी कि ऐसे मुड़ क्यों रहा है। ठीक है, इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स, इसको समझेंगे हम लोग आगे। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए कि भैया मुड़ता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए हाई प्रेशर बेल्ट से किस तरीके से लो प्रेशर बेल्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इन विंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो सब पोलर हाई प्रेशर से आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर, जिसको हम लोग डोल्ड्रम बेल्ट भी बोलते हैं, ये जो लो प्रेशर है इनको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम्स। ठीक है, इनको हम लोग डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो सब पोलर हाई प्रेशर है इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, तो इसकी कहानी शॉर्ट में हम लोग सुना देते हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड यहां पे देख लेते हैं, ये जो यहां किसको क्या बोल देंगे, डोल्ड्रम्स बोलेंगे, लो प्रेशर वाले को। अभी कहानी सुनाते हैं हॉर्स लैटिट्यूड वाली। अच्छा, ये डोल्ड्रम्स लो प्रेशर है, इसका एक और नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो यहां लिखा भी हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो हमने देखा डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बोलते हैं, और सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर जोन को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है इसको, ये भी हम लोग समझ गए। अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड की कहानी समझ लेते हैं, बड़े शॉर्ट में समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इस हाई प्रेशर बेल्ट में आपका कोई स्टॉर्म, कोई रेनफॉल, कोई मतलब बिल्कुल शांत आपका एटमॉस्फेयर होता है। तो बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर होगा, कोई विंड आपको देखने को अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा विंड आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ऊपर से इस तरीके से आ रहा है विंड, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां पे बिल्कुल शांत वातावरण होता है, उसके कारण आपके जो शिप है वो ठहर जाते थे, मूव नहीं करते थे। तो भारी भारी उस समय ऐसा होता था कि हॉर्स की शिपिंग होती थी इस एरिया में, मतलब शिप जो है आपका हॉर्स कैरी करते थे,
तो आपके बड़े बड़े हॉर्स आपका इस तरीके से शिप से गिरा दिए जाते थे इस एरिया में आके, तो इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। भाई शिप आगे मूव नहीं कर रहा तो क्या करें, हल्का करना पड़ेगा, तो जो भी घोड़े आप लेके जा रहे हो बेचने के लिए वो सब यहीं पे गिरा दिए जाते थे, तो इसलिए इसको बोला जाता था हॉर्स लैटिट्यूड। तो यहाँ पे हमने देखा डोल्ड्रम्स, ठीक है, और बाकी सबके नाम तो क्लियर ही हैं आपके। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये आपका हाई प्रेशर जोन है, पोलर हाई प्रेशर। पोलर हाई प्रेशर से आपके आते हैं पोलर ईस्टर्लीज, इनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज विंड्स, ठीक है। देखिए आने ऐसे चाहिए थे लेकिन ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या लग रहा है, ईस्ट की तरफ से आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज विंड। अब क्यों मुड़ जाते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी केवल नाम याद करिए। पोलर से आने वाले विंड को हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पे देखिए आप ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन से मूव करता है उसी के हिसाब से नाम पड़ता है। तो ये आपका क्या साउथ ईस्ट से लगता है जाना जा रहा है ये, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ से जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये जो पूरे रीजन में जो भी आपके विंड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स। ये तो हम बता चुके हैं ना, ट्रेड विंड्स ऑलरेडी इनको बोला जाता है, ट्रेड विंड्स मालूम चल गया आपको। और ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में आपका इस तरीके से आते हैं, तो कहां से आ रहे हैं पता चल रहा है, आपका साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स इनको बोला जाता है, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए हाई प्रेशर से अब देखिए लो प्रेशर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ऐसे जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो वेस्ट साइड से जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, वेस्ट साइड से नजर, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्लीज विंड, ठीक है। ट्रेड विंड्स, तो यहां पे देखेंगे हम लोग जो ये वाला सेंटर वाला रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, यहां बहते हैं ट्रेड विंड्स, और ये जो आपका टेम्परेट रीजन है यहां बहते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। और पोलर रीजन में आपके बहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, यहां पे ईस्टर्लीज बहते हैं, ईस्टर्लीज। अब ये डायरेक्शन को थोड़ा समझेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। फाइनली हम लोग एक फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो विंड्स है इसको समझने के लिए ये वाला फोर्स जानना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको समझने के बाद पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगले स्लाइड तक, ठीक है। तो अभी सब कुछ भूल के हम लोग पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स, फिर हम लोग विंड के बारे में दोबारा पढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट रह ही ना जाए। तो कोरियोलिस फोर्स समझते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, आप हमारा जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट आपका मूव करता है, इसके मूवमेंट के कारण यहां पे अर्थ में जो विंड्स हैं जो कि ऐसे स्ट्रेट चलने चाहिए उन पे एक फोर्स एक्ट करता है। ये फोर्स क्यों एक्ट करता है, क्योंकि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, इस फोर्स ये जो आपका जैसे ये विंड बह रही है, कोई भी इन विंड्स पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी आप पूछेंगे, तो उसकी डायरेक्शन बहुत सिंपल है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो डायरेक्शन होगा राइट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे विंड अगर ऐसे आ रही है तो ये राइट मुड़ जाएगी, राइट मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ठीक है। अब मानिए विंड के ऊपर बैठ गए हैं और राइट हैंड साइड मुड़ना है तो ये राइट मुड़ जाता है हमेशा, ठीक है। और जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो अभी हमें क्या कहते हैं, राइट मुड़ना है, तो अब ये ऐसे मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा, ठीक है, डिपेंड करता है ना, तो हमेशा राइट मुड़ेगा। और जब हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड इस तरीके से जा रहा है तो इसका लेफ्ट मुड़ जाएगा, तो राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में विंड ऐसी आ रही है तो क्या होगा, तो ये आपका लेफ्ट साइड मुड़ना है ना, तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा लेफ्ट साइड में। आई होप बात समझ में आ रही होगी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो याद रखिए सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं आप, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। ये अगर ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा, मतलब इस तरीके से इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो याद रखिए या तो एंटी क्लॉकवाइज याद कर रखिए या लेफ्ट मुड़ना याद रखिए। उसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज याद रखिए या राइट डायरेक्शन में मुड़ना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये बताता है कोरियोलिस इफेक्ट का जो इंपैक्ट है वो सिग्निफिकेंट होगा कब, जब आपका स्पीड होगा काफी ज्यादा, आपका हाई स्पीड में ये विंड बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करता है। आप बोलेंगे मैं अपने गार्डन में ऐसे तेज भागता हूं 100 मीटर स्प्रिंट करता हूं, मेरे पे लगेगा कि नहीं कोरियोलिस फोर्स, तो इसका आंसर है कि आप इतना स्लो भाग रहे हो कि आप पे कोरियोलिस एक्ट तो कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन स्पीड अगर काफी ज्यादा है और काफी लंबी डिस्टेंस तक अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब विंड मूव कर रहा है या कोई भी चीज मूव कर रही है, तो इस पे कोरियोलिस का इंपैक्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारे विंड्स आपके लंबे लंबे डायरेक्शन में मूव करते हैं और काफी हाई स्पीड में मूव करते हैं, तो इस पे कोरियोलिस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आखिरी बात, कोरियोलिस इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड, यानी कि अगर हम कहेंगे इक्वेटर के पास तो कोरियोलिस फोर्स होगा 0,
इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स आपका इंक्रीज करते जाएगा, पोल्स पे आपका होगा क्या, मैक्सिमम। ये आखिरी, ये बात हमको और समझ में आ गई। ये सारी चीजें अगर दिमाग में रखेंगे तो अब हो जाएंगी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बात को हम लोग फाइनल टच देते हैं विंड का। यहां पर हम जानते हैं हाई प्रेशर होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। यहां से विंड आना चाहिए था कैसे, आपका ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो विंड आपका ऐसे सीधे आना चाहिए था, ये सीधे आना चाहिए था। लेकिन कोरियोलिस का फोर्स लगेगा, कोरियोलिस का फोर्स लगेगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग राइट मूव करते हैं कि लेफ्ट मूव करते हैं। तो याद रखने के लिए हमने बताया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका जो विंड है वो राइट मूव करता है, और या तो क्लॉकवाइज कह लीजिए, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लेफ्ट मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए। अब देखिए विंड आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसको हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो सर राइट मूव कराना पड़ेगा। तो राइट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, या क्लॉकवाइज घुमा दीजिए आप इसे, तो ये आपका हो जाता है, इस डायरेक्शन में आपका विंड हो जाता है। कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, दोबारा देखिए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ना, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं बताइए। ये आपका नॉर्थ साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में आना तो चाहिए ऐसे तरीके से, क्योंकि यहां पे है आपका हाई प्रेशर, यहां पे आपका लो प्रेशर, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो विंड है लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़े जाएगा, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट इस तरीके से मुड़ जाएगा, या कह लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए इसको। तो इसलिए ये वाला जो विंड है क्या लगेगा आपका, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, ये साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आता हुआ नजर आएगा, इसलिए इसे कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी नाम का, आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कब बोलते हैं और हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कब बोलते हैं। ट्रेड विंड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला जो रीजन है, यहां पे हमें हाई प्रेशर बेल्ट दिख रहा है, और यहां पे हमें क्या दिख रहा है, आपका लो प्रेशर बेल्ट दिख रहा है। तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो विंड कुछ इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मूव करेगा, ये क्या ये लेफ्ट मूव करेगा, तो इसे लेफ्ट मूव करा दीजिए ऐसे, या तो लेफ्ट मूव करा दीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए। तो ये क्या नजर आएगा आपका, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ना, तो नॉर्थ वेस्टर्लीज होना चाहिए ना, इसको नॉर्थ वेस्टर्लीज होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज क्यों बोल रहे हैं, ये डाउट हुआ आपको। देखिए इसे नॉर्थ वेस्टर्लीज बोलना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, इस वाले लैटिट्यूड में आपका कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा है। कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होने के कारण इसका जो बेंड है ये भी काफी ज्यादा होगा। तो एक कह सकते हैं कि ये आपका नॉर्थ वेस्ट नहीं लग रहा है, कि ये वेस्ट से ही आ रहा है, इस तरीके से वेस्ट से ही आता प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए इसे वेस्टर्लीज बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्लीज नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग वेस्टर्लीज। आई होप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं, फिर से देखते हैं, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से भाई आएगा तो हम ऐसे कहते हैं, लेकिन क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये बेंड हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये जो विंड है आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए वेस्ट से ही तो आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट तो यहां से आता तो कहते हैं नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंगल और कोरियोलिस फोर्स का काफी हाई कोरियोलिस फोर्स लगना, तो जो विंड का जो बेंड होगा या आपका राइट डायरेक्शन में, सॉरी ये लेफ्ट डायरेक्शन में काफी ज्यादा मुड़ जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज्यादा मुड़ जाने के कारण ऐसा लगेगा कि ये वेस्ट से आता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसे कहते हैं वेस्टर्लीज। उसी तरीके से हमारा पोल से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो मूव करेगा क्या, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, तो ये कहां से आता प्रतीत होगा, साउथ ईस्ट से। लेकिन इसे साउथ ईस्टर्लीज नहीं कहते हम लोग, क्यों कहते हैं ईस्टर्लीज, क्योंकि आना चाहिए तो साउथ ईस्ट से, लेकिन क्या इसमें फोर्स कुछ जरूरत से ज्यादा लगेगी, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपका, तो लगेगा कि ये ईस्ट से ही आ रहा है, तो इसीलिए कह देंगे हम इसको ईस्टर्लीज। आप बात समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला जो रीजन है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू आपका सब पोलर लो प्रेशर के बीच में आपका बहती है क्या, वेस्टर्लीज। और पोलर हाई से लेकर हम लोग जब बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर के बीच में बहती है आपकी क्या, पोलर ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ट्रेड विंड हमें समझ में आ गया। सिमिलरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी हम देख सकते हैं भाई, ट्रेड विंड ये आपका हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर कुछ ऐसे जाना था, लेकिन इसे मूव करना है राइट, तो राइट मूव कर गया, राइट मूव कर गया, तो क्या प्रतीत हो रहा है आपको प्रतीत हो रहा है कि ये देखिए साउथ वेस्ट से आ रहा है। लेकिन साउथ वेस्ट से आ रहा है प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कोरियोलिस फोर्स काफी ज्यादा है, तो ये ज्यादा मुड़ जाएगा। ज्यादा मुड़ने की वजह से इसको क्या कह देंगे हम लोग, वेस्ट से आता नजर आएगा, तो इसे भी कह देंगे हम लोग वेस्टर्लीज। उसी तरीके से पोलर ईस्टर्लीज भी होते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने कहानी यहां पे समाप्त करी।
तो यहां पे हमने समराइज किया, हमने हेडली सेल हमें पता चल गया, फेरल सेल क्या होता है पता चल गया, पोलर सेल क्या होता है पता चल गया, मूवमेंट ऑफ विंड पता चल गया क्या होता है। इसके अलावा ट्रेड विंड पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कह लीजिए या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कह लीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो, ये भी हमें समझ में आ गया। वेस्टर्लीज क्या होते हैं, ईस्टर्लीज क्या होते हैं विंड, ये भी हमको समझ में आ गए। तो ये हो गए हमारे परमानेंट विंड्स, ये आपके परमानेंट विंड्स होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट विंड्स आपके होंगे, ठीक है। और ये सब कहां से चालू हुआ, आपका गर्मी के कारण यहां पे लो प्रेशर बना और सर्दी के कारण यहां पे हाई प्रेशर बना। सारी कहानी स्टार्ट होती है यहीं से, ठीक है, सारी कहानी आपकी स्टार्ट यहीं से होती है। देखिए समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा आगे के कंसेप्ट समझने के लिए। ये तब होगा जब सबसे ज्यादा गर्म एरिया क्या होगा, इक्वेटर का रीजन। इक्वेटर का रीजन जब सबसे गर्म होगा तब ऐसा सिचुएशन हमको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें तब के लिए है, ठीक है। अगर थोड़ा हिंट दे रहे हैं आगे के लिए, अगर सन आपका इक्वेटर पे ना हो, सन तो आपका मूव करता रहता है ना ऊपर से नीचे तक, उत्तरायण दक्षिणायन, तो सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है, ठीक है। अभी आगे समझेंगे इसको। अभी फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि इक्वेटर पे अगर आपका सन होगा, बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर पे, तो कुछ इस प्रकार के सिचुएशंस बनेंगे, ट्रेड विंड्स का, वेस्टर्लीज का, ईस्टर्लीज का, और ये सारे सेल आपके डेवलप होंगे। एक और बात, हेडली सेल की हाइट ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट ज्यादा है, इसलिए देखिए हेडली सेल का यहां पे जो लेंथ है ये ज्यादा होगा। वाई, बिकॉज इक्वेटर पे हाइट ज्यादा है, किसकी, ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे ज्यादा होती है, इसलिए हेडली सेल आपको सबसे बड़ा दिखता है साइज में, उसके बाद फेरल सेल, उसके बाद सबसे छोटा आपको पोलर सेल इसलिए देखने को मिलता है। अब हम लोग एक समरी देखते हैं। तो विंड जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, अरे हाँ बिल्कुल लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनते हैं, तो क्या प्रेशर बेल्ट पे डिपेंड करता है, हाँ प्रेशर बेल्ट पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। क्या कोरियोलिस फोर्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो ये 3 पॉइंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंट एंड ओशन, भाई आपका ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट और ओशन जब होगा, आपका वाटर जो है, आपका जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा था हमने ना, लैंड और वाटर के बीच में आपका विंड फ्लो करता है, तो वो भी डिपेंड करता है ना कॉन्टिनेंट और ओशन पे। तो कॉन्टिनेंट और ओशन भी आपका, इसका एग्जांपल आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है, वो भी अफेक्ट करता है विंड को। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाथ ऑफ द सन, इसको हम लोग समझते हैं। हमारा जो पाथ ऑफ द सन इन द सेंस की अर्थ सन की चारों तरफ इस तरीके से घूमता है, और समर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस और ऑटमनल इक्विनॉक्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर कहेंगे हम लोग, देखिए भाई पुराने वीडियोस देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के, समझ में आएगा। तो अब हम लोग ये देख लिया हमने। तो अब यहां पे समझिए कि आपका जो सन है उसका उत्तरायण दक्षिणायन होता है, यानी कि अगर मार्च की बात करें तो मार्च में इक्वेटर पे डायरेक्ट इसकी सनलाइट गिरती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जून की बात करें तो जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन की रेज गिरती है। और अगर हम बात करते हैं विंटर सोलिस्टिस की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो जहां पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगी वो रीजन सबसे ज्यादा गर्म होगा, और जो ज्यादा सबसे ज्यादा गर्म होगा वहीं पे तो लो प्रेशर आएगा। तो जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है या अर्थ का मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ, तो दोनों के रिलेटिव मूवमेंट की वजह से आपका हॉटेस्ट पीरियड, हॉटेस्ट रीजन आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से आपका हॉटेस्ट रीजन चेंज होता रहता है। और ये जो सबसे गर्म रीजन है जहां पे लो प्रेशर पाया जाएगा, उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके बारे में ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ये आपका शिफ्ट करता रहता है। देखेंगे ये इस डायग्राम में, देखिए ये जुलाई का महीना है। जुलाई का महीने का क्या मतलब, जुलाई का महीने का मतलब ये है कि समर सॉलिस्टिस के आसपास का, समर सॉलिस्टिस के आसपास का समय है। तो इस समय धरती में सबसे ज्यादा गर्म एरिया कौन सा है, ये देखिए ये वाला रीजन, देखिए इंडिया के पास वाला रीजन, देखिए इंडिया के पास से होते हुए ITCZ, यानी कि यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, यहां पर लो प्रेशर होगा, और इसलिए यहां पे नीचे आपका हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका विंड फ्लो करता है, यहीं से तो मानसून आता है, ठीक है। तो जून जुलाई के महीने में हम देखते हैं मानसून का एंट्री होती है, इसीलिए तो होती है क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जनवरी की। ये देखिए हम लोग विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस मतलब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होगा सन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास देखेंगे हम लोग, यहां पे लो प्रेशर होगा, समर्स होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के पास इस रीजन में हम लोग देखते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे शिफ्ट हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। क्यों, सन भी तो ऊपर से नीचे आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास आ गया सन। तो इसी कारण से हम लोग ये देखते हैं कि इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन आपका शिफ्ट होता रहता है। शिफ्ट होने की वजह से क्या हम यहां पे कह सकते हैं,
because of the path of sun or relative movement between sun and earth, there is a shift in intertropical convergence zone, जिसके वजह से भी winds पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली लो प्रेशर अलग अलग जगह आएगा, लो प्रेशर डिफरेंट जगह आएगा, हाई प्रेशर तो और डिफरेंट जगह आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन होगा कि नहीं होगा, उसके वजह से क्या विंड भी आपके शिफ्ट करेंगे, विंड भी आपके शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे हमें समझ में आया कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन और अर्थ की वजह से भी विंड्स में फर्क पड़ता है, विंड में फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए मानसून का बताया ITCZ, ये जुलाई का महीना है। ठीक है, जुलाई का महीना है, जुलाई का महीने में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे लो प्रेशर होता है, इंडिया के नॉर्थ में काफी गर्मी पड़ती है, उसके नीचे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे विंड जाता है। यही होता है आपका मॉनसून। कौन से डायरेक्शन से आता है, आ रहा है ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। उसी तरीके से उल्टा सिचुएशन, अब गर्मी जा रही है, अब ये जनवरी वाला सीन नहीं है, मतलब जुलाई के 1-2 महीने बाद का सीन है। ठीक है, उस समय जब आपका ये जो मानसून है, जब आपका ITCZ नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो मानसून ओवर, मानसून खत्म। अब लो प्रेशर आपका नीचे चला गया, हाई प्रेशर ऊपर चला गया, तो हाई प्रेशर के आने की वजह से आपका विंड्स कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, और यहां से मॉइस्चर पिकअप करेगा विंड, और तमिलनाडु में बरसात करेगा। तमिलनाडु में बारिश होती है, तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होगा, विंटर रेनफॉल हो गया ना, क्योंकि अब क्या हुआ, ITCZ नीचे चला गया, इंडिया में सर्दी पड़ रही है, तो इस एरिया में हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका ये जो हवा चलेगी वो यहां से मॉइस्चर लेकर ये आपके जो इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट में बारिश करेगी। तो इस बारिश को हम लोग क्या कह देते हैं, कहां से एयर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप ये बात भी हमें समझ में आ रही होगी।